तो हेलो एवरीवन, आज हम फिर से थोड़ा कल का रिवीजन देख लेते हैं। फिर नया चीज़ स्टार्ट करेंगे कि बिगो नोटेशन मैंने बोला था ना एट द एंड कि बिगो नोटेशन होती क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एरेस की, किसमें इंसर्शन डिलीशन अपडेशन में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ऑब्जेक्ट में क्या होती है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं कल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि कल मैंने क्या पढ़ाया था, ताकि आपको रिवाइंड हो जाए चीज़ें। ठीक है। तो कल मैंने पढ़ाया था जैसे कि जब भी हम कोई भी एलिमेंट डिक्लेयर करते हैं, पहले तो मैंने बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली में होती क्या है, और सबसे ज़्यादा चीज़ इसकी ज़रूरत क्यों है, हम पढ़े क्यों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है हम पढ़े क्यों, क्योंकि पढ़ने को इतना कुछ है, हम इसको क्यों पढ़े। तो बेसिकली इम्पोर्टेंट ये था कि हमारा जो भी कोड होता है उसको रन करने के लिए कुछ टाइम लगता है। ठीक है, टाइम लगता है। तो वही है टाइम टेकन बाय द कोड और एल्गोरिथम और फंक्शन। तो ये जो बताता है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। और हमारे कोड को कितना टाइम टोटल लगेगा हम उसको कैलकुलेट करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमें पता चले कहीं हमारा टाइम टेकन तो इतना ज़्यादा तो नहीं है कि यूज़र कहीं हमारी साइड ना छोड़ के चला जाए। तो इसलिए हम इसकी एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि नॉर्मली अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं ये कोई भी सिंपल सा वेरिएबल, तो ये कांस्टेंट टाइम होता है। ठीक है। और अगर हम लूप का जो होता है, बेसिकली जैसे एरे होती है, इम्पटी एरे होती है, इम्पटी एरे का क्या होता है, कांस्टेंट टाइम होता है। लेकिन जब भी हम एरे में कुछ असाइन करते हैं तो वो डिपेंड करता है कितने एलिमेंट कर रहे हैं, तो उतना साइज हो जाता है, तो उतने टाइम से मल्टीपल हो जाता है। फिर मैंने एक बताया था कि इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर जो होते हैं दो से डिविजिबल होते हैं। फिर मैंने बताया था रिमाइंडर, ये रिमाइंडर होता है, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है, ये रिमाइंडर बताता है। तो एक प्रॉब्लम भी बताई थी कि अगर हमें कोई क्लाइंट आया हमारे पास और कहता है कि हमें मेरी एरे में कितने इवन नंबर हैं तो वो कैलकुलेट करके दो, तो वो मैंने बताया था कि ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया तो ये कांस्टेंट टाइम ले रहा है। फिर मैंने एरे में लूप कर लिया था, लूप करके चेक कर लिया था कि अगर हमारा दो से डिविजिबल है तो इवन है, अगर नहीं है तो इवन नहीं है। तो मैंने वही काउंट को इंक्रीमेंट कर लिया था। तो फिर मैंने बताया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे इसकी कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली हमने क्या किया था कि देखो ये कांस्टेंट है, डिक्लेयर हो रहा है, कांस्टेंट बाहर है, वेर डिक्लेरेशन, तो ये क्या लेगा, कांस्टेंट टाइम लेगा। ठीक है, ये वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट टाइम लेगा। ठीक है। फिर मैंने बोला था लूप का जो होता है वो हम छोड़ देते हैं, लूप की एट द एंड आखिरी में अलग से करते हैं। तो देखो मैंने लूप लिखा, अब लूप के अंदर का क्या है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया था। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सी प्लस लूप टाइम सी प्लस टू सी। ठीक है, सी प्लस टू सी। अब लूप कितनी बार चल रहा है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे एरे में तो उतनी बार लूप चल रहा है। मेरे में यहाँ पे कितने 8 एलिमेंट थे, तो 8 टाइम 3 सी, ये हमारा टोटल हो गया 25 सी। ठीक है। अब यही लूप का साइज अगर एन होता तो मैंने बढ़ाया बताया था 4 साइज के लिए, फिर 9 साइज के लिए, ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते एन साइज के लिए हमारा ये आ जाएगा। तो इसकी जो बिगो नोटेशन होगी, बिगो नोटेशन में क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं। तो इसकी जो बिगो नोटेशन होगी वो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। ठीक है। तो ये होती है। एक मैंने ये भी बताया था, ये एग्जांपल बोला था कि करने के लिए, ट्राई करने के लिए, फाइंड द मैक्सिमम नंबर इन एरे एंड इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फाइंड करेंगे। तो तो आज बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो भी हम आज करेंगे उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, एजम्प्टोटिक नोटेशन। एजम्प्टोटिक नोटेशन। याद करने की इसको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मत सोचना कि इसको याद करना होगा ये वो। मैंने भी इसको पढ़ा है, ये उतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, एक नोटेशन का नाम दे दिया। ठीक है। तो देखो 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस होती है, ये इंपॉर्टेंट होता है, 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस होती है। कोई भी हम एल्गोरिथम देंगे या कोई भी हम कोड देंगे तो उसकी एनालिसिस 3 तरीके से तुम करोगे। ठीक है। तो अब देखो 3 केस होते हैं, उसका बेस्ट केस क्या होगा, ठीक, दूसरा जो होता है उसका एवरेज केस। ठीक है, एवरेज केस क्या होगा, और तीसरा जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स्ट केस क्या होगा, कि सबसे बेकार इनपुट टेस्ट केस दिए हुए हैं उसमें तुम्हारी एल्गोरिथम कैसा परफॉर्म करती है। तो ये 3 तरीके की एनालिसिस होती है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल कि बेस्ट केस, वर्स्ट, एवरेज केस, वर्स्ट केस का। जैसे कि तुम्हें एलिमेंट फाइंड करना है, फाइंड द एलिमेंट इन एन एरे, find find if 5 is
प्रेजेंट इन एन अरे, ठीक है। अब देखो इसका जो बेस्ट केस होगा, बेस्ट केस इनपुट क्या होगा, बेस्ट केस इनपुट ये होगा कि तुम्हारा जो भी एरे हो, तुम्हारी सपोज मैंने एक एरे ले ली, ठीक है, तो वेर एरे असाइन, तो बेस्ट केस क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि मैंने 5 3 4 6 7 8 9, तो देखो बेस्ट केस क्या हुआ, जब भी हम लूप ट्रैवर्स करेंगे तो देखो पहले ही केस में हमें मिल गया, पहली बार जब जैसे ही लूप चलाएंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे कि इसका हम कोड भी लिख लेते हैं, तो देखो वेर इज प्रेजेंट असाइन फॉल्स, ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया फॉर इंट ए, फॉर वेर आई असाइन 0 आई लेस देन अरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक। तो ये है, ये किया। अब देखो क्या होगा, इफ एरे आई इक्वल टू 5, ये इस प्रेजेंट हाँ रख लेते हैं, इस प्रेजेंट असाइन ट्रू एंड ब्रेक, हमने ब्रेक कर लिया, ठीक है। ब्रेक का होता है, ब्रेक ब्रेक कीवर्ड का यूज होता है कि ये लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक कीवर्ड होपफुली आप लोग ने पढ़ा होगा, तो ब्रेक कीवर्ड का क्या होता है, ये जो है लूप जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये तुरंत लूप के बाहर आ जाएगा, इसके बाद फर्दर हमारा फॉर लूप आगे नहीं चलेगा, ठीक। तो अगर हम देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, इस प्रेजेंट की जगह रख लेते हैं एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक। ये मैसेज रख लेते हैं, मैसेज लिख लेते हैं, मैसेज क्या है हमारा, एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट हमने बाय डिफॉल्ट लिया, फिर यहाँ पे हमने कर दिया एलिमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। तो देखो यहाँ पे हम लोग मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक आई की वैल्यू भी प्रिंट कर लेते हैं, देखो कितनी बार लूप चला ये हमें बता देगा, ठीक है। तो सी डी डे 2 में हम लोग चले जाते हैं। हाँ, अब इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, नोड बिगो डॉट जेएस। तो देखो एलिमेंट 0 इज प्रेजेंट, ठीक है, एलिमेंट इज प्रेजेंट और 0, इंडेक्स आई का क्या हुआ 0 0 0 पे ही हमें 5 मिल गया ना, तो 0 इक्वल टू 0 5 ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद ये लूप के बाहर आ गया, लूप के बाहर आ गया, हमारा आई क्या प्रिंट कर दिया 5 0 प्रिंट कर दिया, और ये क्या प्रिंट कर दिया 5 प्रिंट कर दिया, क्लियर। तो एक बार फिर से बता देते हैं, देखो पहली बार में हमें मिल गया ना एलिमेंट, तो देखो हमारा लूप कितनी बार चला, एक बार चला, कांस्टेंट टाइम चला, एक बार चला। तो बेस्ट केस क्या होगा इसका कि एलिमेंट स्टार्टिंग में ही हमें मिल जाए, तो ये बेस्ट केस होगा। तो बेस्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है तो बेस्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ, कांस्टेंट टाइम है, कांस्टेंट टाइम है तो हम लोग 1 लिख लेते हैं, या सी लिख लो, सी मत लिखो, ऑर्डर ऑफ 1 लिखो, जो कि एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है कांस्टेंट टाइम का। तो ये ऑर्डर ऑफ 1 हो गए, ठीक है, क्यों, क्योंकि पहली बार में हमें मिल गया, हमारा लूप ज्यादा बार चला नहीं। अब देखो एवरेज केस क्या होता है, एवरेज केस ये होगा कि हमारा कहीं बीच में प्रेजेंट हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा पास, ये हमारा एवरेज केस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ कितनी बार लूप चलेगा, 1 2 3 4, 4 बार लूप चला, देखो 3 पे प्रेजेंट है, क्यों, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती 0 1 2 3, 3 पे प्रेजेंट है, 3 पे, तो ये 3 बार चला, ठीक है। अब देखो, अब ये साइज 3 है, ऐसे ही अगर ये साइज होता n तो ये एवरेज केस क्या हो जाता, फॉर एग्जांपल ये इसको हम मान लेते हैं, ये डॉट 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 ये n तक होता, तो ये बीच में कहीं इन बिटवीन आता है n/2 पे, ठीक है, n/2 पे आता। तो अभी देखो, अच्छा मैं लिख के ही बता देता हूँ आपको अच्छे समझ में आ जाए, एवरेज केस, एवरेज केस, एवरेज केस में क्या होगा, जैसे कि एरे का अभी हमारे पास क्या है 1 2 3 5 6 7 8 9 3, ये समथिंग एरे है, तो ये इन बिटवीन आएगा, तो ये कहीं पे भी आएगा n/2, ठीक है। तो ये साइज का जो भी साइज होगा उसके डिवाइड बाय 2 कर दो या कुछ समथिंग ऐड कर दो, तो एवरेज जो होगा इसका, एवरेज टाइम जो होगा इसका वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ
n बाई सम कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट को हम अवॉइड कर लेते हैं, तो इसको कर लो ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, ऑर्डर ऑफ n ही रख लो, ठीक है। अब वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस ये होगा कि ये लास्ट में प्रेजेंट हो, ठीक, तो ये लास्ट में प्रेजेंट होगा, तो ये तुम्हारा वर्स्ट केस हो गया, तो ये पूरा तुम्हारा एट द एंड तक चलेगा और 6 पे प्रेजेंट है, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ एन। तो हाँ, अभी एक चीज ये देख लेना, इसमें ये एवरेज केस और वर्स्ट केस की इक्वल आ रही, जरूरी नहीं है इक्वल है, ठीक है, कई सारे ऐसे केस अभी हम आगे देखेंगे जब मैं एग्जांपल बताऊंगा, तो उसमें डिफरेंस आएगी, एवरेज केस की अलग आएगी, वर्स्ट केस की अलग आएगी। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा क्विक सॉर्ट होता है, अभी आगे चल के मैं आपको सॉर्टिंग एल्गोरिथम बताऊंगा, तो उसमें क्विक सॉर्ट होता है, क्विक सॉर्ट की जो वर्स्ट केस की होती है, वर्स्ट केस जो होता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है, ठीक है, और जो बेस्ट होता है, जो बेस्ट और एवरेज ले लो, एवरेज ले लेते हैं, एवरेज केस जो होता है वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है, ठीक है, तो देखो ये डिफरेंट होती है, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम है, इस केस में सेम आ गई। और हाँ, ये चीज ध्यान रखना कि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रटना नहीं है किसकी क्या है, हमें लॉजिकली ढूंढना है, समझना है क्या चीज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, कितनी बार लूप चल रहा है, कितनी बार ऑपरेशन हो रहा है, हमें उस ऑपरेशन को काउंट करना है, फिर देखना है क्या वो ऑपरेशन किसी वेरिएबल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, इसमें ये जो हमारा 5 जो सर्चिंग है वो डिपेंड कर रही है एरे की लेंथ पे, जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा टाइम बढ़ेगा, ठीक है, जिस केस में ऐसा होगा तो वो एक वेरिएबल हो गया, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा 5 स्टार्टिंग में ही रहता, अगर हम लेंथ बढ़ाते चले जाते तो हमें कोई फर्क ना पड़ता, फॉर एग्जाम्पल हम 5 को फिक्स कर दिए तो फिक्स रहता, तो उसमें कॉन्स्टेंट ही टाइम लगता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1, तो उसमें लेंथ की मैटर नहीं करता है, लेकिन हमें अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा और मैटर करना देखना पड़ेगा। तो ये सर्चिंग की मैंने आपको बता दी कैसे हम सर्च करते हैं, कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, तो लास्ट वाला एग्जांपल मैंने खत्म कर दिया, समझा दिया। अब एक एक टर्मिनोलॉजी और आती है, अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग ने देखा, अब जो चीज है हमारी, इसको रखने के लिए कुछ मेमोरी चाहिए होगी ना, जब भी कंप्यूटर कंप्यूट कर रहा होता है तो उसको मेमोरी चाहिए होती है, कुछ ना कुछ इसको कहीं तो रिसोर्सेज चाहिए होंगे, एलोकेट करता है डायनेमिकली, तो ये होता है, ये मेमोरी होती है, इसमें रैम में मेमोरी होती है, मेमोरी में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो प्रेजेंट होता है तो कितना स्पेस नीड होगा तुम्हारे इस सर्चिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, कि तुम्हारा कितना स्पेस नीड होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो होता है टोटल स्पेस, ठीक है, टोटल स्पेस टेकन बाय द एल्गोरिथम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट साइज, ठीक है, कितना टोटल स्पेस ले रही है तुम्हारी, तो इसमें टोटल स्पेस तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे कि एरे का साइज तुम्हारा मान लिया मैंने एन साइज की एरे थी, तो इसमें हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर लेते हैं, एनालिसिस ऑफ स्पेस। तो देखो एन जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया, एरे की साइज, ठीक है, साइज एन साइज का एरे हो गया, ठीक, ये जो हो गया ये 5, ये वेरिएबल जो हो गया, ये वेरिएबल ये तुम्हारा कांस्टेंट है, इसकी लेंथ जो है तुम्हारी फिक्स्ड है, ठीक है, हम लोग ने ये फिक्स्ड रखी है, प्रेजेंट की स्पेलिंग गलत है तो इसको मैं सही कर लेता हूँ, ये लेंथ हमारी फिक्स है, मान लिया के लेंथ की है, ठीक है, तो 10 लेंथ मान लेते हैं, या काउंट कर लो कितने हैं, तो वो अप्रोक्सीमेटली 20 मान लेते हैं, ठीक है, ये 20 हो गया, ठीक, तो ये मैसेज हो गया 20 लेंथ का, ठीक है, मैक्सिमम। ये वेरिएबल आई हो गया, आई तुम्हारा वेरिएबल है, ये वन वन लेंथ का ये हो गया, ठीक है, तो टोटल क्या हो गया तुम्हारा, और तो कुछ लग नहीं रहा, हाँ, तो टोटल तुम्हारा स्पेस जो हो गया टोटल, इसमें हो गया n+11, n+11, तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई आपकी, वो क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ एन, ओके, क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं स्पेस, जब भी हम बिगो नोटेशन में रखते हैं, बिगो नोटेशन के रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर दिया, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक, तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, किसी को नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा। तो देखो
एसिम्प्टोटिक नोटेशन ये एक नाम होता है कि ये जो नोटेशन होती है थीटा, बिगो, और ये जो बेस्ट होता है, बेस्ट केस की रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं ओमेगा, ठीक है, ओमेगा। और जो एवरेज केस होती है उसको बिगो बोलते हैं, और जो एवरेज केस को बिगो नहीं, थीटा बोलते हैं, थीटा। ऑर्डर सॉरी, ऑर्डर ऑफ एवरेज केस को थीटा नोटेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वर्स्ट केस को बिगो नोटेशन से करते हैं, बिगो नोटेशन। जब भी हम इंटरव्यू में जनरली बताते हैं तो हम लोग वर्स्ट केस ही वाली लेके चलते हैं कि वर्स्ट केस में हमारा क्या होगा, क्योंकि हम लोग एकदम वर्स्ट केस ही लेके चलते हैं कि भाई एट द एंड वर्स्ट से वर्स्ट केस में हमारा होगा क्या, हमारी एल्गोरिथम चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, हम लोग ये लेके चलते हैं एजम्पशन में। और अगर इंटरव्यूअर एक्सप्लिसिटली पूछ रहा होगा एवरेज केस का तो तुम्हें वो देखना पड़ेगा, जब मैं थीटा वाला बताऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगी चीजें। वैसे पूछते नहीं है ज्यादातर, बिगोई वाली नोटेशन इनफ होती है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ ये, हाँ। तो एक्सप्लेन कर रहे थे, तो ये देखो वेरिएबल ने बताया, तो ये क्या ले लिया, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी ले लेगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन। और हाँ, इस तरीके से मैंने डिक्लेयर किया तो यहाँ पे एन प्लस एन हो जाएगा। तो जनरली एन प्लस एन क्या, एन प्लस एन किस लिए होगा कि एन इसका साइज है जो हम असाइन कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लगेगा, तो वो कांस्टेंट को मैंने नेग्लिजिबल मान रखा है, ठीक है। तो जनरली मैं इसी पे ही फोकस अब करूंगा, जब भी मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा, वो आप इम्प्लिसिटली समझ लीजिएगा। मैं मेन फोकस करूंगा जो भी हमारा ट्रैवर्स कर रहे हैं, जो भी हम उस पर सर्च कर रहे हैं या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उस पर फोकस ज़्यादा करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें हमने मैसेज असाइन कर लिया, ठीक। फिर एरे में आई असाइन 0, एरे डॉट लेंथ, ये सब एक लॉजिक लगा लिया, हमारा एरे का 5 के बराबर है, तो ये हमने प्रिंट कर लिया। ब्रेक क्या करता है, जब ये केस ट्रू होगा तो ये आगे लूप को बढ़ने नहीं देगा, वहीं से ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, तो बाहर आके मैंने मैसेज और आई प्रिंट कर लिया, ठीक। और वर्स्ट केस एक और केस हो सकता है, एट द एंड हो या एलिमेंट प्रेजेंट ही ना हो, दो हो सकते हैं, या एलिमेंट ना प्रेजेंट हो या एट द एंड में हो एलिमेंट, ठीक है। दो दो केस होंगे जो कि वर्स्ट होंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो, इसमें मैंने बोला ये एरे ऑफ आई एक्सेसिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, एरे की एक्सेसिंग। और मैंने बोला था इसका टाइम जो होता है कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट क्यों होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कांस्टेंट होता क्यों है। तो देखो, जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मैंने एरे डिक्लेयर कर रखी है, तो इसकी इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग होती है जैसे कि क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है जैसे 0 से मैप होता है, मैं लेके 0 इंडेक्स पे हमारा होता है 1, ठीक है। 4 इंडेक्स पे होता है हमारा 3, ठीक। 6 इंडेक्स पे होता है हमारा सॉरी, 0 पे 1 है, एक मिनट, 0 इंडेक्स पे हमारा क्या है, 3 है, सॉरी, 0 इंडेक्स पे हमारा 3 है, ठीक है। और 1 इंडेक्स पे हमारा क्या है, 4 है, ठीक। ड्रॉ करके एक मिनट समझाते हैं, ये है, ठीक है। तो ये एरे हो गई हमारी, ठीक है। ये एरे हमारी कंटिन्यूसली होती है, जैसे 1 3 5 6 9 एंड 10, ठीक है। तो ये है, तो ये जो पहला एलिमेंट होता है वो 0th इंडेक्स पे होता है, दूसरा एलिमेंट होता है 1 इंडेक्स पे होता है, तीसरा एलिमेंट होता है वो 2 इंडेक्स पे होता है, चौथा 3, पांचवा 4, छठा 5। तो जो एरे हमारा ये वेरिएबल है वो इसको पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। जब भी हम कहते हैं कि भैया एरे के 2 के इंडेक्स पे जाओ, तो ये डायरेक्टली जंप करता है, ठीक है, ये पूरा ट्रेवर्स करके नहीं जाता, 0 1 पे नहीं जाता है, ये सीधे 2 पे चला जाता है। जब हम कहते हैं एरे के 3 पे जाओ तो डायरेक्ट 3 पे जाता है, जब हम कहते हैं एरे के 4 पे जाओ तो डायरेक्टली ये 4 पे जाता है, जब हम कहते हैं एरे के 5 पे जाओ तो ये डायरेक्टली 5 पे जाता है। तो इसलिए देख रहे हो कि ये डायरेक्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, और कोई एलिमेंट से होके गुजर ही नहीं रहा है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 1, केवल एक ही बार ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ना। तो इसलिए एक्सेसिंग की जो होती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो ऑर्डर ऑफ 1 होती है, ठीक है। एक बार और से मैं समझा दे रहा हूँ, क्लियर ना हुआ हो तो देखो,
1 3 5 6 9 10 जो एरे होती है हमारी कंटिग्यूअस होती है। कंटिग्यूअस का मतलब होता है एक के बाद एक एलिमेंट लगा होता है, सीधे सीरीज में लगा होता है, ठीक है। एक एलिमेंट यहाँ, दूसरा एलिमेंट कहीं और नहीं होता, उसके जस्ट बगल में ही होता है, ठीक। ये मेमोरी में भी होता है, इन मेमोरी में ही ऐसा होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअली नहीं हो, ये फिजिकली मेमोरी में जो होता है, इन मेमोरी में भी जो डेटा स्टोर होता है वो ऐसे ही होता है। पहले 1 होगा, फिर 1 के बाद जस्ट 2 3 हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये एक्सेसिंग हम लोग कैसे करते हैं, लॉजिकल एड्रेस हम लोग दे देते हैं कि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। जावा स्क्रिप्ट हमें ऐड करके अपने आप दे देती है। ये फिजिकली ऐसे दिखते नहीं है, लेकिन वो मैपिंग हुई होती है इंटरनली, तो हम लोग ऐसे एक्सेस कर लेते हैं। 0 पे जैसे हमने एरे 0 किया तो ये पहले पे डायरेक्ट जाएगा, एरे 2 करेंगे तो डायरेक्ट ये इस पे जाएगा, और एरे के 3 पे जाएंगे तो डायरेक्ट 6 पे जाएगा। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 1। तो एक्सेसिंग क्या होती है, इन एरे एक्सेसिंग एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1। ओके, ठीक है। अब एरे के एंड में एड एलिमेंट इन एंड ऑफ द एरे। अब देखो ये हमारी एरे है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये है मेरी एरे, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ। अब एक एलिमेंट होता है, जैसे कि हमें इसके एंड में डालना है, ठीक है, एंड में ऐड करना है। जैसे कि मैं बना के दिखाता हूँ। तो देखो ये जो एरे होती है जावास्क्रिप्ट में, वो डायनेमिक होती है, ठीक है। उसका साइज इस तरीके से बंद नहीं होता, तुम इसमें ऐड करते चले जा सकते हो, जितनी तुम्हारी मेमोरी है उतना तुम ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक। तो ये तुम्हारा ये हो गया अवेलेबल मेमोरी के बराबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 है, 4 है, 6 है, ठीक है, 7 है, 8 है, 9 है, 5 है, ठीक है। अब देखो हमें एंड में एलिमेंट डालना है, ठीक। अब देखो एंड में डालने से, एलिमेंट डालने से क्या इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके इंडेक्स पे जो हम इंडेक्सिंग करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, क्या हम एंड में डालने से इनके इंडेक्स पे, इनके इंडेक्स पे, इनके इंडेक्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना। तो नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल हमने 9 डाल दिया, ठीक है, 9 डाल दिया। अब इसका इंडेक्स 7 हो गया। इसमें देखो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, हमने डायरेक्टली आराम से 9 इंसर्ट कर दिया, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कोई ऑपरेशन एक्स्ट्रा नहीं हुआ, केवल पुश का ऑपरेशन हुआ। तो ये क्या हुआ, कांस्टेंट ऑपरेशन है। कोई हमारा साइज, कोई हमारा दिक्कत नहीं हुई इन एलिमेंट को या इंडेक्स को हमें रीसेट करने की, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ 1 होता है, ठीक है। सिमिलरली पॉप, पॉप में यानी लास्ट से एलिमेंट निकालने पे क्या होगा, लास्ट से एलिमेंट हमने हटा दिया, क्या इसके इंडेक्स पे कोई फर्क पड़ा, 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 इनमें से किसी के इंडेक्स पे कोई फर्क पड़ा? 6 का 6 ही है ना, 5 का 5 ही है, 4 का 4 ही है, 3 का 3 है, 2 का 2 ही है। हमें रीसेट नहीं करने की जरूरत है, इंडेक्स नहीं करने की जरूरत है। क्या हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, यहाँ से एलिमेंट रिमूव करने का एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी भी ऑर्डर ऑफ 1 होती है। क्लियर, याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली देखो हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, याद नहीं करना है कि इसको ऐसे 1 हो गई इसकी 1, नहीं, याद नहीं करनी, तुम्हें देखना है ऑपरेशन तुम कितने परफॉर्म कर रहे हो, सिंपल सा फंडा, ठीक है। ये हो गई। तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो अब इस पे आते हैं। तो ऑर्डर ऑफ 1 इसकी हो गई, और रिमूव एलिमेंट फ्रॉम एंड ऑफ द एरे, ठीक है, ये भी ऑर्डर ऑफ 1 होती है। और ये जो होता है पुश होता है, इसमें एरे डॉट पुश यूज करते हैं, पुश फंक्शन होता है जो कि एंड में ऐड करता है, एरे डॉट पॉप होता है जो कि एंड से रिमूव करता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के मेथड होते हैं।
मेथड बोल दे या फंक्शन बोल दे, फंक्शन होते हैं, ठीक है। एरे के मेथड्स होते हैं। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ठीक है। तो होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो होता है, हाँ इसके बाद अगर हम देखो अब बिगनिंग में इंसर्ट करते हैं। इंसर्शन इन बिगनिंग, बिगनिंग इन द एरे, ठीक है। एरे के बिगिन में हमें इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारी एरे थी, थ्री, हम ज़्यादा एलिमेंट नहीं लेते हैं, 4 6 7 8, इतना ही लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ इसकी इंडेक्सिंग देखो क्या होगी, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एलिमेंट 1 डाल दिया, सपोज 1 डाला। अब देखो क्या होती है, एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। अब हमारा स्टार्टिंग में अगर हमने 1 डाला है तो हमें इन सब की इंडेक्सिंग अपडेट करनी पड़ेगी। अपडेट करनी पड़ेगी कि नहीं, करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखो ये 0 होगा, फिर इसको 1 होगा, इसको 2 होगा, हमें नहीं अपडेट करनी पड़ेगी, वो इंटरनली जावा स्क्रिप्ट अपडेट करता है। तो ये मत सोचना हम मैनुअली करें, नहीं, वो इंटरनली जावा स्क्रिप्ट अपने आप अपडेट कर देता है। ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो अब देखो इसमें ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म हुए। पहला ऑपरेशन जो था, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म्ड, ठीक है। तो जो परफॉर्मेशन ऑपरेशन था, इंसर्शन, इंसर्शन जो था वो क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 1 था, ठीक है। इंसर्शन तो ऑर्डर ऑफ 1 था, लेकिन रीअरेंजमेंट हुआ। अब वो इंडेक्स का रीअरेंजमेंट किस पे होगा, डिपेंड करेगा एरे का साइज क्या है। देखो क्योंकि हमें पूरा लास्ट तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा ना, सपोज इसके आगे भी एलिमेंट होते तो हमें लास्ट तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो रीअरेंजमेंट ऑफ इंडेक्स, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एरे का साइज n, ठीक है। n इज द साइज ऑफ एरे हम मान लिए। तो अब जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी of insertion in beginning of the array is order of n, क्यों, ऑर्डर ऑफ 1, और इसको जोड़ोगे, एक मिनट में इरेज कर देता हूँ, ये दिख नहीं रहा होगा, तो हाँ अब दिख रहा होगा। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ड्रॉ, ठीक है। हाँ तो ये 0 इंडेक्स होगा, ठीक है। तो ये अब इसका क्या हो गया, समेशन हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कांस्टेंट टाइम है, मैंने बताया था कांस्टेंट टाइम को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम रिमूव करेंगे तो रिमूवल का भी देख लेते हैं बिगनिंग से। जैसे ये हमारा 3 है, 4 6 7 8, ठीक है। अब ये इंडेक्स इसका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब 0 इसको मैंने रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया, तो अब हमारा पहला एलिमेंट ये हो गया, पहला एलिमेंट ये हो गया, तो इसका हमें इंडेक्स 0 होना पड़ेगा, तो ये अपडेट होंगे। इसका 1 होगा, ये भी अपडेट होगा, इसका 2 होगा, ये भी अपडेट होगा, फिर ठीक है इसका 3 हुआ, ये सब ऐसे ही अपडेट होते होते एट द एंड तक, लास्ट तक प्रोपोगेट करेगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, देखो 1 हो गया, ऑर्डर ऑफ 1 क्या हुआ, रिमूवल हुआ, ये जो हुआ उसका रिमूव करने में इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी, ठीक है। बाकी जो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन का जो लगा, वो तुम्हारा लगा रीअरेंजमेंट का, ठीक है, इंडेक्सिंग रीअरेंजमेंट, ठीक है, इंडेक्सिंग रीअरेंजमेंट का आई आर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग रीअरेंजमेंट का ये तुम्हारा टाइम लगा।
तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो गई, रिमूवल की भी फ्रॉम फ्रंट से, ऑर्डर ऑफ एन, गॉट इट। ठीक है, लास्ट से रिमूव करने पे हमें इंडेक्स का कोई झोलझाल था नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें हमें झोलझाल मिल रहा था, हमें अपडेट करना पड़ रहा था, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है, अगर हम बिगनिंग में डाल रहे हैं तो हमारी इंडेक्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसलिए हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट करने के लिए हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करने में हमें लीनियर सर्च लग रही, पूरी पूरी एरे ट्रैवर्स करनी पड़ रही, जितना साइज होगा उतना टाइम लगेगा। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन, इंसर्शन इन द मिडिल ऑफ द एरे, ठीक है। तो ठीक है, तो थोड़ी देर सोचो, मैं 5-10 सेकेंड का टाइम लेता हूँ, पॉज ले लेता हूँ, या 30 सेकेंड का ले लेता हूँ, आप सोचो आराम से। तो ऑर्डर ऑफ 1 होगा शायद ना। देखते हैं 1 होगा कि n होगा कि कुछ और होगा, ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। तो 1 होना चाहिए ना, देखते हैं 1 होगा कि n होगा। तो होपफुली करा होगा थोड़ा, तो कुछ हिंट लगी होगी। वैसे आंसर जिन्होंने ऑर्डर ऑफ 1 बोला है वो बिल्कुल गलत है, ऑर्डर ऑफ n होगा, ठीक है, 1 नहीं होगा। क्यों होगा ऑर्डर ऑफ n, देख लेते हैं। मैंने क्या कहा था, रटना नहीं है, समझना है। अब देखो क्या होगा, मिडिल में हमें इंसर्ट करना है ना, जैसे कि ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, मिडिल हो या इन बिटवीन हो, कहीं पे भी बिटवीन में एरे के मिडिल हो, इन बिटवीन हो, कहीं पे भी हो, सबकी कॉम्प्लेक्सिटी सेम आएगी। फॉर एग्जांपल हम 2 और 3 के बीच में एक एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं, ठीक है, जैसे अभी इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 1 2 3 4, ये हुई। अब इनके बीच में हमने 5 इंसर्ट करा, 5 इंसर्ट कराएंगे तो क्या होगा, 1 2 5 3 5 6, ठीक है। तो इसके इंडेक्स पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, इसके इंडेक्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन ये 2 हो गया, अब इसका इंडेक्स क्या होगा, चेंज होना शुरू हुआ, इसके बाद हमारे इंडेक्स का प्रोपोगेशन शुरू हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ऐसे ही होती तो ये साइज हमारा क्या होता, वर्स्ट केस में n चला जाता, ठीक है, n तक। तो हमारा इन बिटवीन में क्या हो गया, 1 तो हमारा ऑर्डर ऑफ 1 क्या हुआ, इंसर्शन हुआ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 इंसर्शन हुआ, प्लस ऑर्डर ऑफ n जो हुआ हमारा, n बाई समथिंग कर लो, या n माइनस समथिंग कर लो, n माइनस k कर लो, या कुछ भी कर लो, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ n ही होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ n आया, इन दोनों का पूरे का समेशन अगर कर लोगे तो ऑर्डर ऑफ n आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हुआ, इंसर्शन का हो गया, आई आर आई एन एस, ठीक है। और ये कि तुम्हारा क्या हो गया, इंडेक्स का रीअरेंजमेंट, इंडेक्स आई एन डी रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो उसका रीअरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली करती है तो टाइम लगता है उसको करने में, तो वो होता है, तो ये ऑर्डर ऑफ एन होता है। होपफुली अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ एन क्यों होती है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा फॉर ईच जो होता है, जैसे कि हम जब जो भी मैपिंग करते हैं एरे से, अगर हमने इटरेट किया, जैसे फॉर एग्जांपल एरे डॉट फॉर ईच होता है, तो हम पूरा इटरेट करते हैं, एरे को मैप करते हैं, तो जितनी साइज होगी हमें उतना चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें उतना ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तो हमेशा उसका साइज ऑर्डर ऑफ एन ही होगा, ठीक है, जितने भी लूप हो गए, मतलब एरे के अंदर एरे डॉट फॉर ईच, एरे डॉट फॉर्मेट, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि कितनी एरे को ट्रेवर्स कर रहा है। बेसिकली अभी जैसे इसमें हम ट्रेवर्सर लगाएंगे तो ऑर्डर ऑफ एन आएगा, क्लियर। तो ये जनरली ऐसे बता दिया, जैसे मेन पार्ट तुम्हारा ये था, ये किसकी क्या कैसे निकालते हैं, क्या होती है,
ठीक है।